अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स हमने दिए। उनमें हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स के मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हाउ दे वर्क, हाउ कैन वी क्लासिफाई देम, व्हाट आर देयर ऑरिजिन and different types of the frictional forces like static frictional force and kinetic frictional force. We also discussed limiting friction of force. And जो स्टूडेंट नए हैं उनको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखिए और उसके बाद आपको समझ आएगा कि हम कहाँ पर पहुँचे और हम क्या पढ़ रहे हैं। Now, in this lecture, we have to study laws of limiting friction. Laws of limiting friction. As we have seen what limiting friction is. Limiting friction, we can say it is the maximum value of static friction. Limiting friction is the maximum value of static friction. As we have seen, if we consider a body of mass m and it is in contact with the another body, then this body is in rest position and we want that this body should move from one position to another position, और हमने different forces इस पर अप्लाई किए लेकिन ये रेस्ट पर है। जब हमने फोर्स अप्लाई की ज़्यादा अप्लाई किया and at the moment when the body is about to move, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे, जो उस कंडीशन पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। Because at that moment the two forces balance each other. Maximum value of frictional force, we can say that what the two bodies should produce is at rest position. It balances by the external force, and at the moment we slightly increases the external force, and the net force becomes equal to in the direction of the motion, and it starts moving. तो जब इसका हम मतलब ये है कि हम बोलेंगे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये आपको याद रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। Kinetic friction is always lesser than limiting friction and also limiting friction is the maximum value of static friction. तो अब डिफरेंट लॉज है इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन की, जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है और ये कैसे बिहेव करता है, इसके लिए हमने 4 लॉज बनाए हैं और वो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ हमें बोलता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर अप्लाई होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के। एंड नाउ वी विल सी व्हाट द नॉर्मल रिएक्शन इज। नॉर्मल रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? अगर ये मास है, अगर ये बॉडी है और इसका मास m है और ये दूसरी बॉडी के ऊपर है, जो ये बॉडी है ऑफ मास m, इट शुड हैव सम ग्रेविटी। ठीक, तो ग्रेविटी कितना होगा? ग्रेविटी होगा mg, और जो एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड्स, ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है इस बॉडी के ऊपर mg, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है। एज वी हैव सीन इट इज इक्विलिब्रियम एंड नेट फोर्सेस शुड बी जीरो। ये इक्विलिब्रियम में है, इस पर कोई
हमें नहीं लग रहा है कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है बिकॉज ये रेस्ट पोजीशन में है. जब ये रेस्ट पोजीशन में है तो ये इक्विलिब्रियम में है, इस पर नेट फोर्स 0 होगा. अगर ये mg नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है तो कोई फोर्स है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है. दैट मीन्स अगर ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर mg अप्लाई फोर्स कर रहा है तो ये बॉडी इसके ऊपर विद द सेम फोर्स अप्लाई करेगा. ये आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी, और अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे देखेंगे उसको. तो जो mg है ये इस पर अप्लाई हो रहा है, तो विद द सेम फोर्स जो नीचे वाली बॉडी है ये विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई करेगा इसके ऊपर फोर्स, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, या हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स. रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं या नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल क्यों? बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट्स इन द नॉर्मल डायरेक्शन द सरफेस. जो ये बॉडी है इसके नॉर्मल टू द सरफेस से अप्लाई हमेशा अप्लाई होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन. रिएक्शन क्यों? बिकॉज इट इज़ ए रिएक्शन फोर्स. बिकॉज इट इज़ ए रिएक्शन फोर्स. ये इसका रिएक्शन फोर्स है जैसे कि आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ में, एक्शन एंड रिएक्शन. तो ये रिएक्शन फोर्स है जिसकी वजह से इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल बिकॉज ये अप्लाई होता है हमेशा इन द नॉर्मल डायरेक्शन. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के. लेकिन नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है? नॉर्मल रिएक्शन बराबर होता है, अगर आप देखेंगे ये बॉडी है, यहाँ से mg हो रहा है और द सेम मैग्नीट्यूड n है. दैट मीन्स ये मगर इक्विलिब्रियम में है, और जब ये इक्विलिब्रियम में है तो n बराबर होगा mg के. बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है, ऊपर से नीचे से mg अप्लाई हो रहा है, ऊपर से n अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, रेस्ट पर है. जब ये रेस्ट पर है दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में मतलब इसका नेट फोर्स जो है वो 0 है. इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि इस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका नेट फोर्स 0 है. नेट फोर्स मतलब अगर जितने भी है अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो वो 0 होगा. अगर यहाँ की तरफ हो रहा है, यहाँ की तरफ हो रहा है, तो दिस माइनस दिस शुड बी 0. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस. और इसका मतलब ये है कि एफ एन जो है वो है बराबर mg के, और F जो है फ्रिक्शनल फोर्स वो है फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg. And that means the frictional force depends on the mass of the body. Frictional force depends on the mass of your body. अगर ये बॉडी है ऑफ मास m, अगर इसका मास 50 न्यूटन होगा, 50 किलोग्राम होगा सॉरी, और अगर दूसरी कोई बॉडी है अगर उसका मास 20 किलोग्राम होगा, तो जो ये बॉडी है 50 किलोग्राम की उस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, और जो 20 किलोग्राम है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम अप्लाई होगा. इट डिपेंड्स ऑन मास. तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ. अंडरस्टैंड हुआ आपको? ओके. तो उसके बाद है सेकंड लॉ. सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है? सेकंड लॉ हमें बोलता है अगर ये बॉडी है and it is in contact with another body, we apply force on this body of mass m. We apply force of P on horizontally on mass m, and we want to move the body in the horizontal direction from left to right. We want to move the body from left to the right in the horizontal direction. But at the same instant, the frictional force opposes the motion and it does not let him to go.
and the frictional force opposes the motion. According to limiting friction of second law, इसके अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव. हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव. When we apply the force on mass m and we want to move the body from left to right, but it is still in the rest position, and the limiting value of friction is acting, that means it is about to move. It is about to move. And at that moment, the frictional force always acts in the opposite direction in which the body tends to move. In which the body tends to move. आया समझ आपको? Always acts in the opposite direction in which the body tends to move. For example, अगर ये मूव करना चाहेगी इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाई होगा इन दिस डायरेक्शन. And it always acts tangentially at the point of contact between the two bodies. And this frictional force always acts in tangentially at the point of contact. What you mean by tangential velocity, tangential direction? अगर आपने देखा होगा ये सर्कल है, और अगर हम देखना चाहेंगे कोई बॉडी है जो इस पर मूव कर रही है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी है, तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सी होगी यहाँ पर, वो होगी ऐसे टेंजेंट टू द सर्कल. आपने पढ़ा होगा टेंजेंट, तो उसी की नाम पे निकला है टेंजेंशियल वेलोसिटी, या हम बोलेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन. उसी हिसाब से अगर ये दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है, तो जो इनकी टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो ये होगी. बिकॉज इन अपोजिट डायरेक्शन है तो ये भी हो सकती है, लेकिन हमने पहले ही कहा इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, दैट मीन्स ये होगी. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, इसके मुतलिक जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव, एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंड ऑलवेज एक्ट्स एट द tangentially, it always acts tangentially at the point of contact. तो ये हमारा हुआ सेकंड लॉ. उसके बाद है थर्ड लॉ. थर्ड लॉ हमें बोलता है इट्स इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कंटैक्ट. इसका मतलब ये है, या हम बोलेंगे अपेरेंट एरिया ऑफ कंटैक्ट. इसका मतलब ये है कि ये एरिया ऑफ कंटैक्ट पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शनल फोर्स. फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई बॉडी है, मास पे तो डिपेंड करेगा ना, मास पर डिपेंड करेगा. तो अगर हम कोई बॉडी है ऑफ मास m और ये इस शक्ल की है, और दूसरी बॉडी है ये इस शक्ल की है, लेकिन इसका भी मास m है, इसका जो कांटेक्ट एरिया है वो ज्यादा है, इसका जो कांटेक्ट एरिया है वो कम है. आया आपको समझ? At this stage, the contact area is more, and at this stage, contact area is less. और according to third law, जो frictional force होगा at this position and at this position, it will be same. ये same होगा. यहाँ पर भी उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यहाँ पर भी इतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि इन दोनों का मास m है. कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा ये.
कॉन्टैक्ट एरिया पर ये डिपेंड नहीं करेगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. इट्स इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ये बन गया हमारा थर्ड लॉ. और उसके बाद है फोर्थ लॉ. फोर्थ लॉ हमें बोलता है F depends on the nature of materials. नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड ही करेगा. ये एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, मगर ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट अगर ये बॉडी कांटेक्ट में है इस बॉडी के साथ और इनमें रिलेटिव वेलोसिटीज है, रिलेटिव वेलोसिटी या अगर हम बोलेंगे तो या एट रेस्ट भी हो सकता है. अभी ये रेस्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं तो ये रेस्ट पर है. तो अगर ये दो बॉडीज है, इनमें कांटेक्ट है, उनमें कांटेक्ट है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करेगा मटेरियल क्या है इसमें और इसमें. नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, ये किस मेटल के बने हुए हैं, किस मटेरियल के बने हुए हैं. आया समझ? इनमें और जिस हिसाब से ये जिस नेचर के ये मटेरियल होंगे उन्हीं हिसाब से उनमें एडहेसिव फोर्स होगा. और डिपेंड करेगा ये कौन से किस टाइप के मटेरियल है और उनमें एडहेसिव फोर्स कितना होगा. एंड ये डिपेंड करेगा व्हाट इज द सरफेस. सरफेस इनमें कैसी है, ये स्मूथ है, रफ है, इन पर भी ये डिपेंड करेगा. और ये डिपेंड करेगा फॉर एग्जाम्पल ये किस टाइप के हैं. ये वुड के बने हैं, ये मेटल के बने हैं, ये आयरन के बने हैं, ये किस चीज के बने हैं, उसी हिसाब से इस पर ये डिपेंड करेगा. और सरफेस पर भी कि ये सरफेस किस टाइप के हैं, कितना रफ है, कितना स्मूथ है, क्या है, उस पर ये डिपेंड करेगा. दैट मीन्स ये 4 लॉ हमें बन गए. पहला लॉ हमें बोलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के. नॉर्मल रिएक्शन क्या है ये हमने पढ़ा, और ये कैसे होता है, कैसे काम करता है ये भी हमने देखा. और उसके बाद हमने देखा ये कैसे अप्लाई होता है. और n बराबर होता है mg के. दैट मींस F इज डायरेक्टली mg. दैट मींस जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पर. दूसरा हमने पढ़ा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव and always acts in the tangential direction at the point of contact. थर्ड हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट. और फोर्थ हमने पढ़ा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. तो आज तो इतना ही हो पाया. इससे आगे हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में. तो खुदा हाफिज.